अनिल सिन्हा सर, एक तो ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरीके से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, कुछ अलग अलग तरीके के जो एंगल्स निकाले जा रहे हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र मैंने अभी किया था शुरू में। उसमें सर एक तो हमें जरा आपसे ये जान लूं कि पूरे घटनाक्रम पे आपकी एक टिप्पणी, क्या जो दिखाया जा रहा है उससे कितना अलग है ये पूरा घटनाक्रम? और साथ ही साथ जो लल्लन सिंह को लेकर के सवाल अभी संजय सर उठा रहे थे कि लल्लन सिंह का जो है वो कितना प्रभाव है, कितने असरकारक होंगे इस बिहार की सियासत में, जिस पर वो सवाल उठा रहे थे कि भाई लल्लन के आने और जाने से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। तो एक थोड़ी सी ये टिप्पणी उस पर आपकी, अनिल सर। देखिए, ये तो सही कहा राजा राम जी ने कि मीडिया जो सुपारी मीडिया है, वो तो है, वो पूरा उसी के हिसाब से देखता है। आप इसको आप इस तरह से देख सकते हैं क्या कि इस घटनाक्रम का जो लास्ट मतलब जो अंतिम फेज था, जैसे ही वहां पर नीतीश कुमार ने ले ली सब मतलब कमान अपने हाथ में, उसके बाद मीडिया में वो खबर उतर गई और उस खबर का इस्तेमाल उन्होंने, नागपुर में अधिवेशन चल रहा था, मतलब उनका रैली हो रही थी, तो उसका इस्तेमाल पूरा किया। सब पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया लगा हुआ था कि क्या करेंगे नीतीश कुमार। एक पार्टी है वो भी सिर्फ मौजूद है बिहार में, उसके उसकी खबर को प्राथमिकता देकर के रैली को उन्होंने, नागपुर की रैली की खबर को दबाया। वो आप देख सकते हैं दिन भर चलते रहा कि क्या है इसमें, क्या था। ये अगर बात तय भी हो जाती, हो भी गई कि नीतीश कुमार कमान लेंगे, तो क्या ये इतनी बड़ी खबर और ऐसी खबर थी कि आप नागपुर की रैली की खबर के मुकाबले उसको प्राथमिकता दें और उसी को चलाते रहे। तो ये तो है कि मीडिया ने उसको जिस एंगल में रखा वो एकदम मतलब इसके लिए इंडिया गठबंधन के विरोध का जो उनका सिलसिला है, उसी की कड़ी में इसको देखना चाहिए और उसी के तरीके से देखना चाहिए। बीजेपी मतलब मीडिया तो मैं कहा भी है कई जगह कि मीडिया जो भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है। वो बीजेपी से भी बड़ा घटक दल है, एनडीए अब है नहीं, लेकिन एनडीए से बड़ा घटक दल जो है, मैं बीजेपी से भी बड़ा घटक दल अभी मीडिया है। वो जितना ऑर्गेनाइज है उतना बीजेपी भी ऑर्गेनाइज नहीं है। बीजेपी में टूट फूट है, मतभेद है, लेकिन मीडिया में कोई मतभेद नहीं है। उसका एकदम फोकस्ड है और बहुत ही मतलब जिसको आप कहेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको। उसमें आप देखेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रोज शाखा अटेंड करने वाला था, वो राजनीतिक विश्लेषक बन गया है और इतिहास और राजनीति किसी चीज का ज्ञान नहीं है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये है, वो नेहरू गांधी सब के बारे में कुछ से कुछ फतवा जारी करता है, झूठ बोलता है, जानकारी नहीं है और वहां वो विद्वान बन के बैठा रहता है। वो और ऐसे ही पत्रकार जो कल तक अपना दिखाते नहीं थे, जो उनके अंदर में जो सैफरन का गंजी थी, वो बनियान दिखाते नहीं थे, लेकिन वो बनियान लेकर के अब वो खुले में मतलब नाच रहे हैं। तो वो जो है इस मीडिया को हमको लग रहा है कि हम लोग बीजेपी के बारे में बात करें इसके पहले मीडिया के बारे में बात करें। तो मैं ये पूरा जो नीतीश कुमार वाला मामला था, वो मीडिया क्रिएटेड, उसी का एक ड्राइव था। एक तो ये समझ लीजिए। लेकिन एक चीज और भी समझना चाहिए कि दो तीन बातें क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन जो है वो कोई मर्जर नहीं हुआ पार्टी का। हर एक अलग अलग पार्टियां हैं और उनके अपने प्रॉब्लम्स भी हैं, अपने आइडियोलॉजिकल मतलब मजबूरियां, जिम्मे उनका दायरा, उनकी सोच वो बहुत अलग अलग है, उनकी पृष्ठभूमि। अब कल तक जेडीयू जो है बीजेपी के साथ थी, इतने लंबे समय तक उनके साथ बीजेपी के साथ काम करने वाली पार्टी है। अब उस पार्टी में अगर कुछ अपना उनका प्रॉब्लम्स है या वो रहेगा और उसके हिसाब से होगा। अभी कहाँ दिखा रहा है मीडिया, कहीं आपने सुना? मुझको ढूंढना पड़ा कि वसुंधरा राजे भजन शर्मा के मंत्रिमंडल की जो शपथ ग्रहण हो रहा था उसमें मौजूद थी या नहीं। एक चैनल में मैंने कहीं से ढूंढा कि वसुंधरा राजे भी नहीं मौजूद थी, गहलोत भी नहीं मौजूद थी। गहलोत का नहीं होना यह कोई राजनीतिक खबर नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल की बैठक में मतलब कि शपथ ग्रहण समारोह में नहीं थी, ये एक न्यूज है। लेकिन किसी चैनल में, राष्ट्रीय चैनल में तो नहीं,
लोकल चैनल जो है मैं देख रहा था, रीजनल चैनल, उसमें भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे ये खबर। तो ये है फर्क। अब है क्या कि नीतीश ने ये जो परिवर्तन किए हैं, और जो सरकार गिराने वगैरह वाली बात है ना, वो तो वो मोदी, सुशील मोदी बोल रहे हैं। अब सोचिए, एक मीडिया का देखिए कैसा है खेल। वो मतलब बीजेपी भी नहीं कर सकती वो खेल है क्या कि जब अब जेडीयू में हो रही है, मतलब टूट फूट या जो भी कहे, तो आप गिरिराज सिंह के यहाँ घर जाएंगे बाइक लेने के लिए? ये पत्रकारिता तो मैंने पहली बार देखी है। हम लोग 40 साल पत्रकार रहे हैं और फील्ड में रहे हैं, रिपोर्टिंग की है। और शरद पवार के खिलाफ पूरा 4 लोगों ने विद्रोह किया था, और उसकी खबर हम लोग लेते थे, 2-2 बजे रात तक जाते थे। सुशील कुमार शिंदे, एनएम कामले, विलासराव देशमुख और एक और शख्स थे। 4 लोगों ने किया था। हम लोग 4 लोग उनके घर जाते थे। हम लोग थोड़ा ही कोई शिवसेना के हैं मनोहर जोशी के यहाँ जाते थे पूछने के लिए कि वहां जो कांग्रेस में जो टूट फूट हो रही है उसमें आपका क्या कहना है। खबर जेडीयू की है और वो बाइट ले रहा है गिरिराज सिंह का, और उसके बाद सुशील मोदी का, और उस पर जो है कमेंट्री कर रहा है वहां का कोई एक झंडू एमएलए जो है, उसकी बाइट चल रही है। अरे ये कोई मतलब कौन सी पत्रकारिता चल रही है भाई? अरे अगर मान ले जेडीयू में अगर आपकी ये है, मतलब टूट फूट हुई है, तो जेडीयू के नेता की बाइट दिखाओ ना। इसमें सारे नेता बोल रहे हैं जेडीयू के, केसी त्यागी से लेकर के ललन सिंह तक, कि कुछ है ही नहीं। और वो और आपके पास कोई खबर नहीं है इसके मतलब क्या। अब दूसरा है क्या कि ये जो हुआ है परिवर्तन, उसको कैसे देखना चाहिए। निश्चित तौर पर एक बड़ी राजनीतिक खबर है। इससे 3-4 चीजें साफ होती हैं। एक तो है कि नीतीश 2024 के इलेक्शंस में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, और वो उस भूमिका में उनको जो अंदरूनी उनको पार्टी में जैसी स्थिति है, उससे उनको ऐसा लगा कि अध्यक्ष पद मेरे हाथ में होगा, तभी मैं ये काम बेहतर कर सकता हूँ। लोग बताते हैं ये कि वो जो है सीट का शेयरिंग का अगर डिस्कशन होना है, प्रोपेगेंडा जो जो इशूज के लिए लाना है जेडीयू के तरफ से, मतलब उसको पोजीशनिंग जिसको कहते हैं, उसकी पोजीशनिंग इंडिया गठबंधन के अंदर और इंडिया गठबंधन के बाहर करनी है। तो कैसे करनी है ये सब वो बेहतर कर सकते हैं, ऐसा उनका परसेप्शन है। दूसरा है क्या कि कुछ जो अंदर के इक्वेशन है वो भी समझना चाहिए। एक तो ललन सिंह पहले से ही जो उनका झुकाव है, निश्चित तौर पे वो बीजेपी, एंटी बीजेपी फोर्स रहे हैं। जेडीयू में अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसा है जिनका मानना है कि जेडीयू मतलब आरजेडी से हमारा थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए, नहीं तो हमारी पार्टी नहीं चलेगी। तो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए इंडिया गठबंधन के लोगों को भी। जो भी मतलब ये है जो एक्सप्लेन मतलब इसके एनालिसिस करते हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि जेडीयू में 2 स्ट्रीम है आइडियोलॉजी की। एक स्ट्रीम है जो प्रो बीजेपी अगर नहीं भी है तो एंटी आरजेडी जरूर है, और उनका सोशल बेस भी है। वो सोशल बेस है क्या कि वो जो है ओबीसी जो अति पिछड़े की कंस्टिट्यूएंसी बनाई है, जो नीतीश कुमार ने, जो जाति जनगणना से मतलब ज्यादा मुखर तौर पर अभिव्यक्त हुई है इस कंस्टिट्यूएंसी की आवाज, तो वो कंस्टिट्यूएंसी एंटी आरजेडी रहा है। उसको उन्होंने ही खुद डेवलप किया है, उसके नेता नीतीश कुमार ही हैं अभी। लेकिन उसको मर्ज करना है आरजेडी के 2024 के ये में, उसको साथ जाना है आरजेडी के। ये कोई आसान काम नहीं है। और ललन सिंह को भी ये जो उनकी मुंगेर कंस्टिट्यूएंसी है, जो जिसके आधार पर कहा है कि उन्होंने मुक्ति ली है, कि वहां पर भी उनको जब आरजेडी के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ते थे तो एक अलग इक्वेशन था, सोशल इक्वेशन। अब वो नया इक्वेशन बना है जिसमें आरजेडी और जेडीयू कंबाइन होकर के बीजेपी के से फाइट करनी है। तो वो सोशल कॉम्बिनेशन उनको टफ दिखाई दे रहा है। लंबे समय से
उन्होंने जो पॉलिटिक्स की है उसमें वो इतना आसान नहीं है कि हो जाएगा। तो उसको वो उनका यही प्रॉब्लम कई जगह है, कई जगह ऐसा है कि दिक्कत होगी। तो वो भी एक इशू है। तीसरा इशू है कि जाति जनगणना जब आपने कर लिया तो जाति जनगणना के बाद फेस जो है एक अति पिछड़े की फेस नहीं भी है तो नीतीश उसको भरपाई कर सकते हैं। उसके सेतु के रूप में उन्होंने अपने को अपना ले आए, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि भाई आप तो अति पिछड़ों की पिछड़े अति पिछड़े की बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, इसके और आपका जो है लीडरशिप तो वो तो ललन सिंह है, सवर्ण है। तो वो हमको लग रहा है कि ये बहुत माइनर था क्योंकि लंबे समय से वो लोग एसोसिएटेड रहे हैं, इसीलिए ऐसा कुछ आरोप लगना बहुत बड़ी मतलब कोई नहीं, इसका कोई अर्थ निकलेगा, लेकिन तो भी एक बनाया उन्होंने। अब एक और चीज समझना चाहिए कि ये मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि नीतीश का आइडियोलॉजिकल फिसलन भी है, क्योंकि वो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि बीजेपी की कंस्टिट्यूएंसी में को भी संतुष्ट करें। ये उनका मेरी नजर में ये जो अस्पष्ट जो नजरिया है और जो उनका पोजीशनिंग है ये उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो एक क्लियर कट सेकुलर लाइन लेने में अभी भी हिचकते हैं। वो बीच बीच में वाजपेयी की तारीफ करते हैं, उनको भी माला चढ़ाते हैं, जेटली के ये में घूम आते हैं। ये सब जो इंडिकेशंस देते रहे हैं वो इंडिकेशंस इंडिया गठबंधन की जो आइडियोलॉजी अभी कंसोलिडेट हुई है इसके पक्ष में नहीं है। दूसरा उनको ये भी लग रहा है कि जाति जनगणना का इशू हमने किया, हमने उसके लिए पहले पहल की तो इसका क्रेडिट उनको इंडिया गठबंधन में मिले, तो वो क्रेडिट उनको इंडिया गठबंधन में वो दिन नहीं मिल रहा है, ऐसा उनका परसेप्शन है। और निश्चित तौर पर ये परसेप्शन में थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ओपनली ये बात कह सकता था कि ये नीतीश कुमार जी का किया हुआ है, हालांकि उनको उसका क्रेडिट मिल रहा है, क्योंकि कोई काम करेगा तो क्रेडिट कैसे नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में भी लोगों ने कहा कि जाति जनगणना करनी है, तो ये कहा, शिवसेना ने कहा, लोगों ने और सब लोगों ने कहा कि बेस्ट था उनके अंदर, मतलब जो सरकार में बैठे हुए अजीत पवार ने भी कहा कि जाति जनगणना तो वहां हुई है तो उसके आधार पर हम कर लेंगे। तो ये जाति जनगणना का जो पहल करने का श्रेय उनको मिलेगा, इसके लिए उनको जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी का जो अटैक चल रहा है मीडिया के जरिए उसमें वो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। केसी त्यागी वगैरह का भी प्रॉब्लम है, वो लोग प्रो एनडीए बहुत पहले से बीजेपी के की तरफ झुकने वाले लोग हैं, तो इसकी वजह से वो क्लियर कट लाइन जो लेनी चाहिए बीच बीच में लाइन देते रहते हैं, दुविधा वो दिखाई पड़ती है। क्लियर कट आपको एक इंडिया गठबंधन वाली लाइन लेनी पड़ेगी, नहीं लेगी तो विद इन द ये क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन और अपने मासेस को भी आप अपने साथ नहीं ला सकते हैं एंटी मोदी फ्लैग पर। सिर्फ मोदी का विरोध करना है, इससे काम नहीं चलने वाला है। सर, जीतन राम मांझी साहब का कहना ये है कि ये जो पटकथा है वो 2-3 महीने पहले लिखी जा चुकी थी। जेडीयू में कुछ लोग ऐसे हैं जो तेजस्वी को सीएम बनाने की वकालत कर रहे हैं। लल्लन सिंह और विजेंद्र यादव का वो नाम ले रहे हैं कि ये लोग भी यही चाह रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा का नाम लिया है कि ये लोग जो है वो एनडीए के संपर्क में रहते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि नीतीश एनडीए में आए तो मैं उसका भी विरोध नहीं करूंगा। तो वो तो कह रहे हैं कि पूरी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी है और ये सारे नेता को वो कह रहे हैं कि वो एनडीए के संपर्क में है, और लल्लन को कह रहे हैं कि वो भाई तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे इनको हटा करके। देखिए मैं मतलब कुछ समय से इसके ये जो कास्ट लीडर्स है ना उनको बहुत डेंजरस मानता हूँ इसकी पॉलिटिक्स के लिए, और वो अपने अपनी जाति का भी कोई कल्याण करने वाले नहीं है। यूपी में इसकी बड़ी संख्या है, राजभर से लेकर के निषाद और अनुप्रिया पटेल, ये सब कास्ट लीडर्स हैं। ये सब पॉलिटिक्स को 20 साल ले गया है पीछे, यही काम जीतन राम मांझी अब कर रहे हैं। जो कंस्टिट्यूएंसी महादलितों को बनी है जिसकी वजह से जीतन राम मांझी यहाँ तक पहुंचे हैं, वो नीतीश कुमार की बनाई हुई है।
और इसकी जड़ें जो है कर्पूरी ठाकुर की राजनीति में थी। तो सामाजिक न्याय की राजनीति का मतलब ये आप मत समझिए, कोई भी अगर ये निकालता हो कि वो बहुत शुद्ध और प्रामाणिक राजनीति, ऐसा है नहीं। वो बहुत ही अवसरवादी प्रवृत्तियां भी उसमें है और अवसरवादी नेतृत्व भी है उसका, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। 40 साल तो हो गया सामाजिक न्याय की राजनीति को, लेकिन वो लोग अभी तक सामाजिक न्याय के का कितना हिस्सा मिला है उनको, जो लोग हैं उसमें जिसके लिए वो राजनीति की जाती रही है, इसलिए उसमें नहीं जाना चाहिए। जीतन राम मांझी वही जो मीडिया की नैरेटिव है उसी को पुष्ट कर रहे हैं, और चूंकि उनको वहां बने रहना है इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। ये और बीजेपी ने बोल दिया क्या कि एनडीए का दरवाजा बंद हो गया और अब हम जो पूरा कर दिया। जीतन राम मांझी की क्या हैसियत है कि वो जो है उनको दरवाजा खोल दे? बोल चुका है उनका सारा नेता कि दरवाजा बंद है। अरे दरवाजे पर आपके कौन खड़ा है ये बताओ ना। कोई उनके दल कोई जेडीयू का कोई विधायक सुनील कुमार पिंटू को छोड़ करके लोकसभा का जो जिसको किस बार टिकट नहीं मिलना था जेडीयू से, वो पहले से ही बीजेपी का आदमी है, उसके स्टेटमेंट चल रहे थे। इस संदर्भ में जो स्टेटमेंट सब चले हैं वो सब अब है, मतलब पत्रकारिता कहा ना मैंने कि कोई उसका मानदंड नहीं रहेगा। सुनील कुमार पिंटू बीजेपी के नेता रहे हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से। और यहाँ जो है उनको जो 2019 में वो सीतामढ़ी की सीट जो है पे लड़ना था, जेडीयू को का कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया जो ऑफिशियल कैंडिडेट, तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट देके उनको खड़ा कर दिया और वो जीत करके आ गए। अब वो जो है स्टेटमेंट दे रहा है जेडीयू के बारे में। ऐसा ही स्टेटमेंट है जीतन राम मांझी का, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार अगर जेडीयू की पॉलिटिक्स को, इंडिया गठबंधन या जो भी है पॉलिटिकल जो लाइन है उसको क्लियर नहीं करेंगे तो उनकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। और दूसरा मैं अंतर में बता देता हूं, ललन सिंह हटाए गए, आरसीपी हटाए गए, शरद यादव हटाए गए, जॉर्ज फर्नांडिस हटाए गए, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश, ये शरद यादव और इनकी तुलना आरसीपी और ललन सिंह से नहीं करनी चाहिए। ललन और शरद, ये जो आरसीपी हैं उनकी तो एकदम नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था। ललन सिंह अगर जेडीयू में ना भी रहेंगे तो भी उनकी राजनीति चलेगी, वो बहुत दिन से राजनीति में है। नीतीश कुमार के पुराने मित्र हैं, उनका कोई बगावत वगैरह का मामला नहीं है। दूसरा है क्या कि ये, अच्छा लास्ट मतलब पॉइंट बोल रहा हूं, समय खत्म हो गया है। 10-12 विधायक को अगर लेकर जाना है, अगर तेजस्वी को बनाने के लिए आरजेडी में मिलना है, तो हट जाने से ललन सिंह के वो विधायक क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे वो विधायक को जाना है, उसमें अध्यक्ष क्या करेगा? अगर स्प्लिट भी उनमें करानी पड़ेगी, अध्यक्ष पद से हट भी जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? विधायक मंडल और विधायक दल में जो टूट फूट है वो 12 विधायक दल से कम चल जाएगा क्या? दल बदल कानून में वो फिट बैठता है क्या? अरे कुछ से कुछ चला रहा है, किसी को कुछ, कोई आप बताइए आप ही कैसे आप 10-12 अगर विधायक चले भी गए आरजेडी में तो वो क्या स्टैंड कर सकते हैं दल बदल कानून के हिसाब से? अरे बहुत मतलब कुछ से कुछ चलाते रहता है, कहीं कुछ है इसमें दम? 10-12 विधायक कैसे जेडीयू से निकल करके जा सकते हैं? उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये तो मतलब आप बताइए कि कोई जरूरत ही नहीं है मतलब कि जूते और पांव उसको बाहर रख करके जूते और दिमाग इसको बाहर रखिए और पत्रकारिता में रहिए। वो जो पुराना था ना कि यहाँ जूते और दिमाग बाहर रख करके आना है, तो वैसे ही रजनीश का ये कहा हुआ है, तो जूते और दिमाग बाहर रखिए और उसके बाद आप पत्रकारिता करिए। अरे 10-12 आप बताइए ना कि कोई पार्टी में स्प्लिट हो सकती है कि 10-12 विधायक, 43 उनकी संख्या है, तो 43 का अगर मान लिया उनको जो अगर दल बदल के हिसाब से अगर करना है तो वो क्या पॉसिबल है? कुछ से कुछ चलाता है, मतलब कि कोई कहीं है इसमें कोई दम है? कोई स्प्लिट वगैरह कुछ नहीं होना है। ये निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को अपनी पोजिशनिंग करनी है और ये पोजिशनिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है उसमें ये पोजिशनिंग वो सिर्फ चाहते हैं इक्वेशन से करना, कास्ट इक्वेशन से
और कुछ एक आध इशू लेकर के उससे नहीं होगा। उनको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। जेडी अगर नीतीश नेता नहीं है आज इंडिया गठबंधन को, तो इसलिए है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो, और दूसरा उनकी क्लैरिटी का प्रॉब्लम है। वो नहीं तो कल भी नेता हो सकते हैं।